सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और इस वीडियो से फाइनली अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैथ्स का, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। अपन इस लेक्चर सीरीज में सारी चीजें कवर करेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे अपन के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। सारी चीजें अपन सॉल्व करेंगे। मैं तुम्हें डायरेक्टली वीडियो में ही पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन, ताकि अपन सारी चीजें समझ सके, सारे कंसेप्ट कवर होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें मैं कोई भी जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी कंसेप्ट छुड़ा दूं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा एक एक दिन में दो दो वीडियोस अपलोड करने का, ताकि तुम्हें चीजें जल्दी से समझ में आ सके और ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर हो सके। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली को फैक्टर्स के ऊपर, माइनर्स के ऊपर, और कैसा अपन बेसिकली इंट्रोडक्शन एक मैं दूंगा डिटर्मिनेंट्स का, कि अपन कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। चलो अब अपन देखते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो यार डिटर्मिनेंट बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का या फिर इंफॉर्मेशन जमाने का एक तरीका होता है, एक अरेंजमेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट की एक डेफिनेट वैल्यू होती है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और अपन को उसको ही कैलकुलेट करना रहता है। काफी सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अपन इसमें देखेंगे। और चलो देखते क्या रहता है, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ से, लेट फोर नंबर्स a b c d बी फोर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब अपन के जो नंबर्स हो सकते हैं वो डिटर्मिनेंट के अंदर रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। देन ए बी सी डी, इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए बी सी डी। और अगर मैंने इस डब्बे के अंदर ऐसा कुछ नंबर लिख रखा है तो इसको बेसिकली अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्राइंगल से। यहाँ से ट्राइंगल दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं, मतलब इसका एक सिंबल होता है ऐसे बेसिकली, कि इससे अपन को डिनोट करना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें अपन की आती है कि अपन सबसे पहले थोड़े कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो ये अपन के होते हैं जो अपन की हॉरिजॉन्टल चीजें होती है। हॉरिजॉन्टल चीजें होती है अपन की रोज। जैसे ये अपन की चीजें ना, यहाँ से ये तो ये हो जाएगा बेसिकली रोज। ये अपन को पता ही है, यहाँ से इसको रोज बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल चीज हो जाएगी इसको अपन बोलते हैं यहाँ से ये कॉलम। अब इसमें अपन के जो कॉलम और रो है उसके भी नाम होते हैं। जैसे ये वाली जो तुम्हें चीज दिख रही है यहाँ से, ये पहली रो दिख रही है, तो इसको अपन बुलाते हैं रो वन या फिर आर वन। जनरल अपन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के लिए यहाँ से आर वन ही लिखेंगे। और सिमिलरली यहाँ से ये जो दूसरी वाली बात हो जाएगी, इसको अपन बोल देंगे यहाँ से आर टू। बात समझ में आ गई? आसान है यहाँ से, पहला वाला रो वन, दूसरा वाला रो टू। सिमिलरली अगर अपन कॉलम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से जो ए और सी है, यहाँ से ये इसको अपन बोलेंगे कॉलम वन। कॉलम वन या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ से ये सी वन। और सिमिलरली यहाँ से जो बी और डी है इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से, मेरे पास यहाँ से कॉलम टू या फिर सी टू। अब देखो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स देख रहे हैं, डायगोनल डायगोनल वाले जो टेढ़े में अपन का, जैसे यहाँ से ए और डी, तो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ से थोड़ा गंदा हो गया लेकिन इसमें अपन को साफ दिख रहा होगा, जैसे ये एक डी है ना, ये अपन का हो जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। बात समझ में आ गई? अब अपन का डिटर्मिनेंट कितना बड़ा होगा ये डिपेंड करता है उसके ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू क्रॉस टू। टू क्रॉस टू का मतलब क्या होता है? टू क्रॉस टू का मतलब होता है दो रो इंटू दो कॉलम। जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई भी रेक्टेंगल का एरिया अपन क्या बोलते हैं, ऐसे लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं अपन जनरली, जैसे जब घर खरीदते हैं तो अपन का आता है ना कि यार यहाँ से दिस बाय दिस, मतलब 10 बाय 10 का कमरा है या फिर 5 बाय 2 का कमरा है, तो अपन का ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाता है कि 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट है, का मतलब दो रोज है उसमें और दो कॉलम्स है। सिमिलरली 3 बाय 3 का भी हो सकता है, जैसे यहाँ से अपन को नीचे दिख रहा है यहाँ से ये 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रोज हैं इसमें, 3 कॉलम्स हैं इसमें। बात समझ में आई? तो उसको अपन बोलते हैं बेसिकली ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अपन का कितने का ये होता है। और उससे बड़ी बात अपन को डिटरमिनेंट में ये वाली बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमेशा ही होगा, क्योंकि इसका जो अगला चैप्टर अपन देखेंगे वो होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है। बट इसमें डिटर्मिनेंट्स में अपन के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके अपन वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? इतना अपन अब अभी तक क्या क्या देखा, नॉर्मल अपन ने देखा कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, अपन इसको क्या बुलाते हैं रो वन रो टू कॉलम वन कॉलम टू। यहाँ पे सिमिलरली इसमें कितना हो जाएगा, ये अपन का हो जाएगा यहाँ से ये आर वन, ये हो जाएगा आर टू, ये हो जाएगा आर थ्री। इसमें अपन का यहाँ से ये हो जाएगा सी वन, इसमें हो जाएगा सी टू, और इसमें अपन का हो जाएगा यहाँ से सी थ्री। नॉर्मल सी बात है। अब बात ये आती है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू को कैलकुलेट करना काफी आसान होता है। ऐसे अपन को केवल और केवल कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसे यहाँ से अपन के पास एलिमेंट वापस मैंने ले लिए ए बी सी डी। मुझे इस टू क्रॉस टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से ये करूंगा डायगनल्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ये अपन को याद रखना है टू क्रॉस टू के लिए, बहुत आसान है। ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। बात समझ में आ गई यहाँ से? तो ये अपन को काफी आसान रहता है, माइनस बी इंटू सी, यहाँ पे माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। बात समझ में आ गई?
लेकिन अब अपन की बात आती है कि भैया अगर मुझे यहाँ से 3x3 का 3x3 का अगर मेरे पास डिटरमिनेंट आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अपन के चैप्टर में मोस्टली 3x3 के ऊपर ही बात हो रही होगी, क्योंकि 2x2 काफी आसान हो जाता है और जो 4x4 है, 4x4 में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो जनरली मेंस में पूछे नहीं है, बट हाँ पूछ भी सकते हैं, बस थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है। देखो, अब जैसे अपन का यहाँ से ये आ जाता है 3x3। 3x3 में ये तरीका होता है यहाँ से ये, कि अपन इसमें ऐसा ऐसा कर रखते हैं कि एक एलिमेंट को रख के बाकी का डिटरमिनेंट बनाते हैं, माइनस इसको रख, जब मैं समझाता हूँ इसमें क्या होता है, अपन को केवल जो रो वन है ना, रो वन के एलिमेंट्स को रख के उस कॉलम और उस रो को हटा दो, और बाकी जितने एलिमेंट्स बच रहे हैं उसका अपन का डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है। मैं इसको समझाता हूँ, देखो जैसे पहला एलिमेंट कौन सा, ए दिख रहा है, तो मैं ऐसे ए को रखो। अब ए जिस रो में है और जिस कॉलम है उसको हटा दो और बाकी का डिटरमिनेंट बना दो। जैसे ए किस रो में, इस रो में, तो इसको यहाँ से मेरे पास यहाँ से ऐसे हटा दो, ये हट गया ऐसे, इसको इसको अज्यूम ही मत करो कि यहाँ से ये और यहाँ से ये रो हट गई। एलिमेंट्स कितने बचे, ई एफ एच जे, तो यहाँ से इसका अपन का डिटरमिनेंट बन गया यहाँ से ई एफ एच आई, सॉरी, है ना, हाँ। बट यहाँ से ये याद रखना है कि जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमेशा माइनस में आता है, माइनस बी। अब बी वाले रो को हटाओ और बी वाले कॉलम को भी हटा दो, तो यहाँ से अपन के पास कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, डी एफ जी आई, कुछ नहीं इसका लग दो यहाँ से, मेरे पास यहाँ से डी एफ जी आई प्लस अपन का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, सी। इस सी को रखो यहाँ से मेरे पास, और अब अपन के पास डिटरमिनेंट कौन सा बच रहा है, देखो सी वाले रो को हटाओ और सी वाले कॉलम को हटाओ, तो मेरे पास कुछ चार एलिमेंट बचे हैं जिसको अपन का बोलते हैं डी ई जी एच। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? और अब यहाँ से ये रिड्यूस हो चुका है 2x2 में, और 2x2 में तो अपन ने तरीका सीखा ही है क्या, कि अपन को दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब a इंटू ये मेरे पास आ जाएगा ई आई माइनस एफ एच, सिमिलरली माइनस बी, इसको तुम रख दो यहाँ से ये डी आई माइनस एफ जी, प्लस सी को रखो, ये मेरे पास हो जाएगा डी एच माइनस ई जी, है ना। अब यहाँ से जितने भी अपन के ये सब हैं, ई ए बी सी डी है, ये अपन के फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये अपन के कुछ वैल्यूज भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5। बट तरीका यहाँ से क्या है, अपन को हमेशा इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये देखो लंबा तरीका हो जाएगा ना, अपन को डायरेक्टली, अगर अपन को डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो अपन को इससे इस पे पहुंचना आना चाहिए। डायरेक्टली अपन को लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो अपन को वापस से एक और डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब अपन को बोला है तुम डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो डायरेक्टली में अपन क्या रखेंगे, मैं तो यहाँ से मैंने वो मुझे क्या बता रखा है, पहला रो पहले रो का एलिमेंट चुनो और उसके बाद उस रो और उस कॉलम को हटाओ और जो बन रहा है उससे लिखो। तो मैंने लिख दिया यहाँ से ये ए। अब अपने मन में हटाओ, मन में अपने रो वन और कॉलम वन को हटा दो, बच कितने रहे यहाँ से, ये चार एलिमेंट बच रहे हैं, इस चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, ई आई माइनस एफ एच। बात समझ में आ गई? और अब यहाँ से क्या आने वाला है, प्लस बी या फिर माइनस बी, यहाँ पे आने वाला है माइनस बी, मैंने बता रखा था माइनस बी। अब बीच वाली रो को हटाओ और बी और ये वाले कॉलम को हटा दो जिस रो में यहाँ से ये कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से क्या बचा, डी आई माइनस एफ जी, सिमिलरली प्लस सी। अब इस वाली रो को हटाओ, इस वाले कॉलम को हटाओ, ये मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ से ये मेरे पास बनने वाला है डी एच माइनस ई जी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो अपन ने यहाँ से बेसिकली इसमें क्या सीखा, अपन ने ऐसे सीखा कि अगर मेरे पास यहाँ से 2x2 की मैट्रिक्स आ गई तो मैं डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, अगर मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स भी आ गई तो मुझे यहाँ से इस तरीके से आंसर फाइंड करना है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब अपन देखते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स का बेसिकली अपन को मैट्रिसेस में काफी काम आने वाला है, अपन को इनवर्स निकालने में काम आता है, तो अपन को यहाँ से ही सीखना पड़ता है माइनर्स और कोफैक्टर्स। कभी कभार अगर काफी आसान क्वेश्चन उनको देना होगा तो वो लोग अपन को माइनर कोफैक्टर भी दे देते हैं। देखो, जो भी डेफिनेशन हो, डेफिनेशन चाहे बाद में, अपन को केवल मतलब, अब देखो जो माइनर होता है और कोफैक्टर होता है, माइनर और कोफैक्टर भी बेसिकली वैल्यूज ही होती है, बट अपन माइनर निकालते हैं हर एक एलिमेंट का, कोफैक्टर निकालते हैं हर एक एलिमेंट का। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूंगा। जो अपन का डिटरमिनेंट है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है असलियत में। ये अपन का क्या लिखा हुआ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बट ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है जनरल फॉर्मेट में AIJ। अब यहाँ से ये जो AIJ लिखा हुआ है, आई क्या बताता है, आई अपन का बताता है रिप्रेजेंट्स रो नंबर, है ना। सिमिलरली जे अपन का क्या बताता है, जे अपन का बताता है कॉलम नंबर। मतलब A11 क्या लिखा हुआ है, पहली रो का पहला कॉलम, ये क्या दिख रहा है, पहली रो, ये तुम्हें दिख रही है यहाँ से, ये अपन की आने वाली पहली रो का पहला कॉलम। बात समझ में आ गई?
सिमिलरली फॉर एग्जांपल अपन यहाँ से ये A32 उठाते हैं, देखो A32 मतलब 3 क्या बता रहे हैं, थर्ड रो। हाँ भाई बिल्कुल, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो बिल्कुल भैया यहाँ से थर्ड रो तो है ही। और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, हाँ तो भाई बिल्कुल यहाँ से ये सेकंड कॉलम तो है ही। तो ये अपन का आने वाला है A32। बात समझ में आ गई? सिमिलरली अपन के पास जो A33 होने वाला है, वापस से वही R3 मतलब थर्ड कॉलम, और यहाँ से मेरे पास थर्ड रो का एलिमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जो अपन को फाइंड करना होता है। अब तुम यहाँ से ये देखो, पूरे डिटरमिनेंट के अंदर अपन की कितनी वैल्यूज हैं? 9 वैल्यूज हैं। 9 वैल्यूज हैं मतलब अपन के 9 माइनर्स पॉसिबल हैं और अपन के 9 कोफैक्टर्स भी पॉसिबल हैं। बात समझ में आ गई? बट ये माइनर और कोफैक्टर अपन निकालेंगे कैसे, देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, अगर किसी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो वो वाली रो एंड कॉलम को लीव करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। कुछ पुराने जैसा लग रहा है, करके देखते हैं। देखो, इसने बोला कि तुम माइनर निकालो ऑफ A11। A11 मतलब A11 का माइनर निकालो। मैंने क्या लिख रखा है, उस वाली रो को हटा दो और उस वाले कॉलम को हटा दो। अब जितने एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट बन रहा है, तुम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो तो ये माइनर आ जाएगा। सिमिलरली तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ से ये M22, इसको अपन डिनोट करते हैं MIJ से। M मतलब अपन का कैपिटल M और IJ तो अपन को पता ही है। M22 कौन सा है? M22 अपना एलिमेंट ये है। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है उस रो और उस कॉलम को हटा दो जिसमें वो कंटेन हो रहा हो। मतलब मैंने इस वाली रो को हटा दूंगा, मैं इस वाले कॉलम को हटा दूंगा, और मेरे पास अब कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं। जैसे ही मेरे पास बच रहा है A11 A13, मैंने लिख दिया A11 A13, A31 A33, तो यहाँ से मैंने लिख दिया A31 A33। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से अपन लिख देते हैं 1 3 2 2 3 1 1 2 3। अब उसने अपन को बोला कि तुम माइनर कैलकुलेट करो M(21). M(21) मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ से ये 2 2। तो अपन को करना क्या है? करना कुछ नहीं, अपन को इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को हटा देना है। और अब अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 2 2 3। क्या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी आती है? बिल्कुल आती है, मैंने बताया तो ऐसे 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई? माइनर निकालना भी आसान होता है, बस अपन को ये वाली लाइन याद रखनी है कि अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो वो वाली रो को हटा दो, वो वाले कॉलम को हटा दो, और जितनी वैल्यू बच रही है उसका डिटरमिनेंट। बट ये तो था अपन का 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। अगर अपन के पास आ गया 2x2 मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ गया यहाँ से 3 5 5 2, उसने बोल दिया यहाँ से ये तुम मुझे माइनर निकाल के दो M(21). तो M(21) मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इस रो को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, एलिमेंट कौन सा बच रहा है? 5। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 5। सेकंड 2x2 में तो काफी आसान है, क्योंकि डायरेक्टली जो अपन रो और कॉलम हटाएंगे उसके बाद अपन के पास सीधा एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही बचेगी, अपन को कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे इस वाले में अगर मैं बोलता तुमसे, मैं तुमसे बोल देता फॉर एग्जांपल तुम फाइंड करो M(12), तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो यहाँ से ये वाली होगी फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम यहाँ से ये हो गया, मतलब इसको और इसको हटा दो तो यहाँ से ये क्या वैल्यू बची है? यहाँ से 5। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये अपन का होता है बेसिकली माइनर। ठीक है, ये अपन का होता है बेसिकली माइनर। बात समझ में आ गई? आसान था, कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं। अब अपन देखते हैं बेसिकली कोफैक्टर। कोफैक्टर अपन के माइनर जैसा तो नहीं होता है, मतलब बस अपन को उसमें पहले माइनर निकालना पड़ता है, तब जाके अपन की कोफैक्टर की वैल्यू आती है। देखो, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा CIJ। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, और I, J। तो अब I, J नहीं, मतलब IJ क्या होता है अपन के पास? वही I होती है रो, J होता है कॉलम। तो CIJ क्या होता है? -1 की पावर में I प्लस J इंटू MIJ। MIJ मतलब अपन को सबसे पहले माइनर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और फिर -1 की पावर में I प्लस J। ये क्या होता है? ये क्या होता है? नहीं समझा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन इसको अच्छे से देख ही लेते हैं। देखो, जैसे ये अपन के पास वापस एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि तुम कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे C21, मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 और 1। तो ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालना मुझे सबसे पहले, मतलब मुझे माइनर ऑफ 2 1 निकालना पड़ेगा, और माइनर ऑफ 2 1 तो मैंने निकालना सीखा है, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो मैंने ये हटाई, मैंने फर्स्ट कॉलम भी हटा दिया, तो मेरे पास यहाँ से ये 4 एलिमेंट का मेरे पास बन रहा है एक डिटरमिनेंट, तो मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। मैं इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। अब -1 की पावर में I प्लस J, ये देखो इस वाले वैल्यू में I कितना है? I इज इक्वल टू 2, और सिमिलरली तुम इससे देख सकते हो कि मेरे पास J कितना है? J इज इक्वल टू 1।
तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 की पावर में i प्लस j मतलब 2 प्लस 1, और -1 की पावर में 3 कितना होता है? -1 की पावर में 3 कितना होता है? -1, तो -1 टाइम्स m21 इज इक्वल टू -m21। तो करना क्या है अपन को, जो भी अपन को एलिमेंट दिया है, इसको अपन को सबसे पहले देख लो कि i और j क्या क्या वैल्यूज है, तो इससे तुम्हारे पास यहाँ से ये वाली वैल्यूज निकल आएगी, और अपन को माइनर तो निकालना आता ही है, उसको माइनर से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे आसान अपन यहाँ से ये देखते हैं, फाइंड द, सबसे पहले तो चलो अपन यहाँ से ये देखते हैं कि ये दिया क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब अपन के पास आ गई कि भैया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला था, पहले एलिमेंट को रखो, पहले एलिमेंट को रखो इनटू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, ये तो 0 ही आ गया भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -2, -2, इस वाली रो को छोड़ो, इस वाले कॉलम को छोड़ो, ये क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, -1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 4, ये तो यार वापस से 0 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस 4, 4 वाली रो को छोड़ो और 4 वाले कॉलम को छोड़ो, तो ये मेरे पास कितना बच गया, -1 इंटू 1 -1, और -3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो ये कितना आ गया 4 -4 इंटू ये अपन का आ चुका है 13, जिसकी वैल्यू अपन की होती है -52। आई गेस ये वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अपन ने बेसिकली क्या देख लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी देखी। बट क्या जेई मेंस में इतने आसान सवाल आएंगे कि केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो? नहीं। अपन जब प्रॉपर्टी सीखेंगे थोड़े टाइम बाद, तो प्रॉपर्टीज को जब अपन अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपन को समझ में आएगा कि अच्छा डिटरमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता। बात समझ में आ रही है, मतलब सीधा डिटरमिनेंट के ऊपर वैल्यू तो कोई भी फाइंड कर लेना, यदि बोर्ड्स के ऊपर आता है, मतलब अगर सीधा वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो 12th बोर्ड में आएगा कि भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दो, बट उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में क्या बड़ी बात है, नॉर्मल अपन को क्या एक लाइन में तो आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब अपन देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तो मतलब हाँ थोड़ा सोचने का है, देखते क्या है, क्या लिखा हुआ है, अ डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब मैं समझ चुका हूँ, ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, मतलब इसमें 4 वैल्यूज होने वाली है, कोई भी 1 2 3 4, कोई भी 4 वैल्यूज होंगी, इज मेड विद द एलिमेंट्स 0,1, मतलब इस पूरे में 0,1 ही, मतलब यहाँ से अपन के केवल 2 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। बात समझ में आ गई, 2 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब यहाँ से ये लोग बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स विथ नॉन नेगेटिव वैल्यूज, मतलब ये बोल रहे हैं कि देखो पहली बात तो यार यहाँ से 0,1 से अपन के पास आ सकते हैं बहुत सारे डिटरमिनेंट्स, उन डिटरमिनेंट्स में मुझे केवल वो वाले डिटरमिनेंट चाहिए हैं जिसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव हो, तो ये कैसे फाइंड करें, ठीक है। अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल डिटरमिनेंट्स कितने बनेंगे। अब तुम यहाँ से ये वाली बात समझो, टोटल डिटरमिनेंट्स कितने बनेंगे। अगर मैं यहाँ से ये देखूं, 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस को फिल करने के तरीके कितने होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखो, 4 प्लेसेस को फिल करने के तरीके कितने होते हैं, 2 की पावर 4 मैं बोल सकता हूँ, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, मतलब 16 अपन के पास बेसिकली टोटल डिटरमिनेंट्स पॉसिबल हैं, टोटल डिटरमिनेंट्स, है ना, टोटल डिटरमिनेंट्स पॉसिबल कितने होंगे 16, बट इसमें तो अपन के कुछ डिटरमिनेंट्स पॉजिटिव होंगे और कुछ डिटरमिनेंट्स नेगेटिव होंगे, तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि कौन से वाले नेगेटिव होंगे और कौन से वाले पॉजिटिव, मतलब अपन मैनुअली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, मैंने बोल दिया हाँ मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट लेकिन इसमें अपन एक सोच या फिर एक तरीके से अपन सोच सकते हैं। देखो मुझे यहाँ से ये पता है कि अगर मेरे पास कोई भी डिटरमिनेंट हुआ ए बी सी डी, तो इसकी वैल्यू आती है मेरे पास यहाँ से ए डी माइनस बी सी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे इस पूरी वाली वैल्यू को नेगेटिव बनाना है, इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव बनाना है, तो अगर मैंने पहले वाले टर्म को ही जीरो कर दिया और अगर मैंने उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये मेरे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब या तो ए या तो डी या फिर दोनों ही एडी अगर जीरो हो गए तो फिर तो जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस समथिंग, समथिंग में मैं यहाँ से जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, है ना, हाँ, इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा मेरे पास। बात समझ में आ गई। तो क्यों ना, और अपन के पास तो 0 और 1 भी है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा डिटरमिनेंट करूं कि ये देखो, क्यों ना मैं अगर मैं लेफ्ट साइड में 0 पुट करूं और बाकी समय 1 1 पुट करूं। अभी अपन ऐसा करते हैं कि पहले a को 0 पुट करते हैं, दूसरे में d को 0 पुट करते हैं, और फिर तीसरे में और अपन एक और केस ले लेते हैं जिसमें अपन a और d दोनों को ही 0 पुट करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? करके देखते हैं। इसमें मैंने पुट कर दिया a इज इक्वल टू 0। अब मैं d को 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 0। ये कितना आ जाएगा? मैंने d को 0 पुट कर दिया। अब क्यों ना मैं a इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, d इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 0 1 1। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी,
इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी होगी -1। तो समझ में आ गया अपन के 3 केसेस पॉसिबल हैं जिसमें अपन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर 3 केसेस में वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव केसेस कितने हुए, पॉजिटिव केसेस हुए 16 - 3 इज इक्वल टू 13 केसेस पॉसिबल है जिसमें अपन की नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है? इसमें अपन ने कैसे सोचा, इसमें अपन ने ऐसे ही सोचा कि यार अगर मैंने पहले वाले टर्म को ही 0 बना दिया और दूसरे वाले टर्म को मैंने 1 कर दिया, अब तुम ये सोचो कि ये वाली जो डायगोनल है, जैसे ये वाला जो डायगोनल तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं पुट करा, तीनों में मैंने, सुनो, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता गलती से तो 0 इंटू समथिंग, ये वाला एलिमेंट, ये वाला डायगोनल भी 0 जाता और ये वाला तो वैसे ही 0 है, मतलब 0 इंटू 0 0। तो अगर मैं 0 - 0 करता तो ये 0 ही तो होता, 0 नेगेटिव नंबर नहीं होता, ये वाली बात याद रखना है ना। तो और लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, नॉन नेगेटिव केसेस, तो अपन को यहाँ से ये नेगेटिव वालों को ही तो हटाना पड़ेगा, नेगेटिव वालों को हटाना पड़ेगा, तो अपन ने नेगेटिव वाले हटा दिए। तो अपन के पास आंसर कितना बचा, अपन के पास आंसर बचा 13 केसेस। तो आई गेस ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सर इस वीडियो में अपन ने बेसिकली ज्यादा कुछ तो कवर नहीं करा, बट अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन ले ही लिया कि आखिर अपन का बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट को, 3x3 डिटर्मिनेंट को। अपन ने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी देखे, है ना। और फिर अपन ने यहाँ पे माइनर्स के बारे में सीखा कि माइनर्स इंपॉर्टेंट आ जाता है थोड़ा। फिर अपन ने यहाँ पे कोफैक्टर्स के बारे में सीखा। फिर यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन भी देखा जो कि थोड़ा थोड़ा ये क्या पता मेंस में आ जाए, क्योंकि है बोलने को काफी आसान, बट आ भी तो सकता है मेंस में। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं और अगले वीडियो में अपन शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और उन्हीं प्रॉपर्टीज, मतलब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं है कि 15-20 प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है और उन्हीं प्रॉपर्टी के बीच अपन का पूरा चैप्टर रिवॉल्व होने वाला है। तो उन प्रॉपर्टीज को तुम्हें पूरा घोंट के याद रखना पड़ेगा। आसान है, बहुत ही बच्चों की प्रॉपर्टी है, आराम से याद हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारा काम आसान होता जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ बता देना। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।